हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जो 15 नवंबर से तमाम स्कूल एवं कॉलेजों में जो मैट्रिक का सेंटर एग्ज़ाम पेपर हो रहा है। इसमें जितने भी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। हालांकि सोशल साइंस का पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर 22 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर के साथ देख चुके हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकती हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के तमाम सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके सेंटर एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा, बिहार का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला पटना है। यदि ये राज्य में पूछा जाता तो उत्तर प्रदेश हो जाता। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है। तो याद रखिएगा, बिहार के कटिहार जिला में जूट उद्योग को स्थापित किया गया है। उसके बाद में कहता है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, खाद का जो कारखाना है ये बरौनी में स्थित है। लेकिन कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में खाद कारखाना के बदले में सिगरेट का कारखाना दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, खाद का कारखाना बरौनी में स्थित है, लेकिन सिगरेट का कारखाना मुंगेर में स्थित है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। यही कारण है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया दरभंगा, ऑप्शन बी में दिया गया पश्चिमी चंपारण, सी में दिया गया मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी में दिया गया है बांका। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या सही जवाब होगा, आप कमेंट सेक्शन में चले जाइए और जल्दी से जाकर नाम के साथ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। कहता है कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है। तो याद रखिएगा, बिहार के जूट उत्पादन में लगातार गिरावट हो रही है। क्या होगा दोस्तों, गिरावट हो रही है। और यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले में जूट का मिल स्थापित किया गया है। तो वो हो जाएगा कटिहार जिला में। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दे दिया गया था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पंचायती राज संस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो राजस्थान से हुई थी। और सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये भी राजस्थान से कब हुई थी। तो 2005 में। और उसी वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम भी दे दिया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 2005। अब अगला सवाल कहता है हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा, हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो मुख्य केंद्र है वो कोलकाता हावड़ा क्षेत्र है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि चावल जो है वो खरीफ फसल माना जाता है, लेकिन गेहूं को रबी फसल माना जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता उसका शिकायत कहाँ भी करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम होता है ना जी, तो उपभोक्ता उसका शिकायत जिला फोरम में करता है, यानी थाना में करता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम होता है तो उपभोक्ता उसका शिकायत राज्य आयोग में करता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उपभोक्ता उसका शिकायत राष्ट्रीय आयोग में करता है। तो ये तीनों ऑप्शन के बारे में आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान चुके हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब राज्य आयोग हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सबसे पहले जानिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या है। तो दोस्तों, वैसे कंपनी जो एक ही देश में नहीं बल्कि अनेकों देश में अपना इकाई लगाती है, अपना व्यापार करती है, वैसे कंपनी को ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। जैसे फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग हो गया, कोका कोला हो गया। तो ये सभी के सभी जो कंपनियां हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है।
अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं में कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो देखिए, नई आर्थिक नीति में एलपीजी को सम्मिलित किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्रोवटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका हिंदी अर्थ होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण होता है। तो उदारीकरण को, वैश्वीकरण को, निजीकरण को सम्मिलित तो किया गया था, लेकिन समाजीकरण को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, समाजीकरण। उसके बाद में कहता है, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, इनमें से कौन एक क्षेत्र नहीं है? देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र आते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत उद्योग क्षेत्र आते हैं। और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत सेवा संबंधित कोई भी सेवा आ जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसमें मनोरंजन क्षेत्र नहीं आते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, कहता है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब कर लिया गया था? तो याद रखिएगा, व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये सन 1969 ईस्वी में कर लिया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे बैंक से संबंधित 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, सन 1955 ईस्वी में हुई थी। कितना में हुई थी दोस्तों? 1955 में हुई थी। लेकिन यही सवाल पूछा जाएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये सन 1975 ईस्वी में हुई थी। और वहीं पे पूछा जाएगा यदि कि आरबीआई जिसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। यही है वो आरबीआई बैंक जो भारत का केंद्रीय बैंक भी माना जाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछे जा सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी जान लीजिए कि इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसलिए पूछा गया कि कौन सा कृषि क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसे माना जाता है? तो कृषि क्षेत्र को माना जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो देखिए, केंद्रीय बैंक तो है, वाणिज्य बैंक है और सहकारी बैंक भी है, लेकिन राष्ट्रीय बैंक नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? देखिए, स्वास्थ्य जो सेवा है ये गैर नहीं है, वित्त भी नहीं है और नागरिक भी नहीं है। लेकिन गैर अगर आर्थिक आधारभूत संरचना की बात करें तो शिक्षा हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? मैट्रिक के एग्जाम पेपर के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा है ये सन 1986 ईस्वी में हुई थी। और भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो देखिए, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को कोका कोला कंपनी ने खरीद लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कोका कोला। अब अगला सवाल क्वेश्चन में 41 क्या कहता है जी कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो सबसे पहली भूकंपीय तरंग होती है उसे हम लोग पी तरंग कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक एल तरंग होता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसकी गहनता सबसे अधिक होती है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 को बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 42 कहता है, संचार का लोकप्रिय साधन क्या होता है? तो सबसे पहले जानिए, संचार का लोकप्रिय साधन बहुत सारा होता है। यहाँ पे रेडियो भी होता है, मोबाइल भी होता है, सार्वजनिक टेलीफोन भी होता है और वॉकी टॉकी भी होता है। लेकिन समय जैसे जैसे बीता गया, टेक्नोलॉजियाँ बढ़ती गई, वैसे वैसे इस क्वेश्चन का आंसर बढ़ते गया। सबसे पहले अगर 2014-15 से पहले ये सवाल पूछा जाता था कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो ये सवाल का आंसर होता था सार्वजनिक टेलीफोन। बाद में इसका आंसर रेडियो होने लगा। लेकिन वर्तमान में ना ही टेलीफोन और ना ही रेडियो का लोग समाचार पत्र को सुनने के लिए करता है, बल्कि संचार का सबसे लोकप्रिय जो माध्यम बन गया है वो मोबाइल फ़ोन बन गया है। इसलिए अब 2022-23 में इसका आंसर मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 43 कहता है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का
पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो दोस्तों आप सभी को बता दें, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। हालांकि इसका आंसर पहले प्रशिक्षित कुत्ता भी होता था, लेकिन याद रखिएगा इंफ्रारेड कैमरा यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, कहता है कि उत्तराखंड है। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि विश्व में जापान एक ऐसा देश है जो ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी का देश भी कहा जाता है। वहाँ पे आए दिन भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। उसी प्रकार से भारत का एक सुप्रसिद्ध राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में हमेशा भूकंप की स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए भूकंप प्रवण जो राज्य है वो उत्तराखंड को माना गया है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 45 को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। लेकिन बंगाल का यदि शोक पूछा जाएगा तो दामोदर नदी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है? देखिए वैसी आपदा जो मनुष्य के कारणों से घटित होती है, जिसके फलस्वरूप जान माल के बाद क्षति होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं और कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं अर्थात मर जाते हैं, उसे ही मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे कि सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, ये सभी के सभी मानव जनित आपदा है। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि भूकंप है। तो देखिए आप सभी को मालूम है भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप को मानव तो ला नहीं सकता है, तो ये प्रकृति के द्वारा घटित घटना है, इसलिए इसे हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे। अगला सवाल कहता है सुखाड़ का कारण क्या है? तो देखिए सूखा का जो कारण होता है ये कम वर्षा होने से भी सुखाड़ हो जाता है, अपर्याप्त जल संरक्षण से भी हो जाता है, मानसून वर्षा की सीमित अवधि से भी हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का सेंट्रम एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले 1 से लेकर 48 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के एग्जाम पेपर के लिए भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फॉर एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।